नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आज के मेहमान का सवाल है, हम आपको उनके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पर्सनैलिटीज़ होते हैं उन्हें मधु करते हैं, जिनका ताल्लुक खेल कूद से होता है, सियासत से होता है, यहाँ तक कि आप देखेंगे मेडिसिन में के जो माहिर होते हैं वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। इसी तरह खिलाड़ियों को भी हम मधु करते हैं, उलमा व मशाइखीन भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन बैरून ममालिक के जो फर्जंदान दक्कन यानी हैदराबाद के जो बेटे हैं वो अगर नुमाया खिदमत अंजाम देते हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और आज हमने जैसा कि आपको बताया कि अपने मेहमान के बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो फर्जंद दक्कन है और ऐसे फर्जंद है जो अमेरिका में अपने मुल्क व मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरी मुराद है रियाज अहमद ख़ान से, और जो एरो स्पेस इंजीनियर हैं और साथ ही एक बेहतरीन पॉलिटिशियन भी है और अपनी दानिशमंदी के ज़रिए अपनी कम्युनिटी की खिदमत बजा ला रहे हैं। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत खैर मकदम है रियाज अहमद ख़ान साहब जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करने से पहले मैं जनाब आमिर अली ख़ान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जो ये अपने हैदराबाद में ये क़ायम रखे रहे हैं। इनके वालिद और उनके दादा यहाँ पे सब, असल बात यह है कि उनके दादा की मुलाकात मेरे दादा से हुई, इनके वालिद की मुलाकात मेरे वालिद से हुई, इनकी मुलाकात आज हमसे होने वाली है। तो बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है कि हम यहाँ पर है, आज आपके सामने हैं और आपका बहुत शुक्रिया मुझे स्टडी में बुलाने का। जी जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रियाज अहमद ख़ान साहब का सवाल है तो इस सिलसिले में आपको बताना ज़रूरी है कि वो न सिर्फ एरो स्पेस इंजीनियर है और तकरीबन 30 बरसों तक उन्होंने बोइंग में खिदमत अंजाम दी है और अवामी खिदमत का भी गैर मामूली रिकॉर्ड रखते हैं। और हम चाहेंगे कि उन्हीं की ज़बानें उनके जो अवामी खिदमत है उस बारे में जानने की कोशिश करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रियाज साहब आज बुलाने का। तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं आज से 1992 में जब मैं गया अमेरिका, तो जब से आज तक भी मैं अमेरिका में हूँ और हिंदुस्तान स्पेशली हैदराबाद में मैं आता जाता रहता हूँ। हैदराबाद जब आता हूँ तो इतनी खुशी होती है कि हम हमारे पुराने साथियों से, रिश्तेदारों से जब मुलाकात होती है तो दिल भर जाता है। तो मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं यहाँ से इंजीनियरिंग किया हूँ एरोस्पेस मेंटेनेंस में यहाँ पर। उसके बाद मैं अमेरिका में जाकर मैं फिर से इंजीनियरिंग किया हूँ, फिर MBA, फिर PhD कोर्सेस किया हूँ। उसके बाद में मैं फिर देखा इस अमेरिका में बहुत ज़रूरत है, हमारे थोड़े मसाजिद बहुत कम है थोड़े इलाक़ों में। तो मैं सोचा कि मस्जिदों की ज़रूरत है, तो काफ़ी मस्जिदों में मैं काफ़ी सैन होज़े में, सैन एंटोनियो में और एक मस्जिद की कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। उसका नाम है इस्लामिक सेंटर ऑफ मकल्टियो। तो ये तो रहा हमारे एक्टिविटीज़ में। और मैं प्रोफेशनली मैं इंजीनियर हूँ और बोइंग कंपनी में काम करता हूँ फॉर पास्ट 30 ईयर्स से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आप लोगों के सामने आज हूँ। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताता हूँ कि जहाँ तक बोइंग का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर बोइंग का क्या इमेज है। लेकिन एक बात बताइए कि आपके बारे में जब मैं प्रोफाइल लिख रहा था आपका, तो बोइंग 787 का जो प्रोजेक्ट है उसका भी तस्करा उसमें है, तो उस बारे में आप बताइए। देखिए, बोइंग 787 जो एयरक्राफ्ट है वो असल में एक कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है, लाइट इन वेट। और जो दूसरे जहाज़ है जैसा कि 747 है, 737 है, वो है एल्युमिनियम मेड है वो। तो उसका मटेरियल क्या हेवियर है और इसका मटेरियल लाइटर है। और वजह इसकी ये है लाइटर यूज़ करने के वास्ते, तो फ्यूल इकानमी, फ्यूल एफिशिएंसी इसके अंदर बहुत है। तो इसलिए 787 एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़ गोइंग वेरी वेल। तो जब एयरक्राफ्ट जो शुरू हुआ उस टाइम से डे 1 से मैं उसके साथ हूँ वहाँ पर। जी जी। और मैं मेनली जो भी है मैं बोइंग डिफेंस सिक्योरिटी में काम करता हूँ। तो मेरा कमर्शियल से भी ताल्लुक़ है और डिफेंस से भी ताल्लुक़ है बोइंग कंपनी में।
जी, जी। चलिए, कमर्शियल से ताल्लुक़ है, डिफेंस से ताल्लुक़ है, एरो स्पेस से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन पॉलिटिक्स से भी आपका ताल्लुक़ है और बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पर मक्खलठियो सिटी काउंसिल के भी आप मेंबर रहे हैं 2019 से लेकर 2023 तक। तो ये ख़्याल कैसे आया कि आप पॉलिटिक्स जॉइन करेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स हमारे खून में है। जी। हमारे दादा, मेरे भाई और मैं और मेरे आने वाले बच्चे, हम सब में पॉलिटिक्स इसलिए ज़रूरत है, ये एक चैप्टर है इंसान की ज़िंदगी का। अगर जिस इंसान इसको टच नहीं किया, वो उसको बहुत बड़ी मुसीबत आती है। इसलिए कि पॉलिटिशियंस कोई आसान काम नहीं है। और अच्छी बात यह है कि मैं पहले पॉलिटिशियंस को हेल्प करता था, उनके जैसा कि सैन एंटोनियो में कई सेनेटर्स के साथ और जो गवर्नर थे उनके साथ काम किया मैं। उसके बाद सीखने के बाद में एक ऐसा वक्त आ गया कि मैं खुद पॉलिटिशियन बन गया। एक बार ऐसा वक्त था, हम उनको सुनते थे जी, जी। और आज वो हमको सुनते हैं। जी, जी। बहुत फ़ख्र की बात यह है कि मैं पहला हैदराबादी हूँ जो मक्खलठियो सिटी काउंसिल से अपॉइंट हुआ हूँ, फिर इलेक्ट हुआ हूँ और इंशाअल्लाह अपनी पॉलिटिकल लाइफ जो है एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करूँगा मैं, और बोइंग के साथ भी काम करूँगा और अपने हैदराबादीज़ जो वहाँ पर है उनके साथ भी काम करूँगा और जितना भी हो सकता मैं अपने दिल से काम करूँगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि हमने मक्खलठियो की बात की है, तकरीबन आपने 2019 से 2023 तक वहाँ पर बहैसियत काउंसिल मेंबर खिदमत अंजाम दी है। तो वहाँ पर आपका जो सामना होता है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों से होता है, तो आपको कोई ऐसा कभी आपने फ़ील नहीं किया कि मैं मुसलमान हूँ और किस तरह यानी अपने लोगों को राग़िब करूँगा? जी, पॉलिटिक्स में आने के बाद में ये सवाल ख़त्म हो जाता है कि मुसलमान है, नॉन मुस्लिम है। इस जब रिप्रेजेंट करते हैं तो सबको एक साथ करना पड़ता है इक्वली। इसमें कोई फ़र्क नहीं बता सकते कि तू मुस्लिम है, तू हिंदू है। लेकिन फिर होते हुए भी मैं पहला काउंसिल मेंबर हूँ जो हिजाब रेजोल्यूशन पास किया हूँ, अच्छा, उसको इनिशिएट किया हूँ और उसको बिल्कुल कंप्लीट हुए तक और पास किया हूँ। विद मेजॉरिटी वो पास हुआ है। असल में वो हिजाब का जो रेजोल्यूशन जो था कि जैसा एक इंडिया में चल रहा था, तो उसके ऊपर मैंने वो किया हूँ कि हमारी सिटी सेफ सिटी होना चाहिए। जी, जी। तो लोग बहुत बहुत सपोर्ट किए उसको भी, बहुत बड़ी बात है। और जी। आज वो मक्खलठियो का एक क्लब बना हुआ है वहाँ पर। जी, जी। अच्छा, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आपने मज़हबी आज़ादी जो होती है, रिलीजियस फ्रीडम और कम्युनिटी ग्रोथ के बारे में भी बहुत काम किया है। तो उस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। मैं कम्युनिटी की वजह से हमेशा काम करता हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि हर एक को फेयर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। उनके साथ जो हुआ पहले वैसा नहीं होना चाहिए, जैसा कि जॉब मार्केट में है और जैसा कि पॉलिटिक्स में है। मैं तो हर एक को मोटिवेट करता हूँ, इनिशिएट करता हूँ कि लोग जस्ट आप इनिशिएट करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद में अल्लाह खुद आपको साथ देगा। जैसा कहता है ना, जैसा कि आप जितना एक कदम आगे बढ़ेंगे अल्लाह ताला आपको साथ रहेगा। तो बस यही है। जी, जी। और तकरीबन जो लोग हैं एकदम फ़ियर में रहते हैं। फ़ियर किस बात का है मुझे आज तक पता नहीं है, कि मैं हर एक बताता हूँ कि फ़ियर में रहने वाले हमेशा फ़ियर में रहते हैं। फ़ियर का जो सर्कल है उससे बाहर आओ, फिर देखेंगे आज़ादी मिलेंगी आपको। बहुत ही प्यारी बात है नाज़रीन, देखिए कितनी अच्छी बात की है कि ख़तरे के दायरे से बाहर आइए और आज़ादी पाइए। ये बहुत ही अच्छा नारा भी बन सकता है। लेकिन जहाँ तक रियाज़ अहमद ख़ान साहब का सवाल है, जैसा कि उन्होंने बताया, प्रोफेशनली जिस अंदाज़ में उन्होंने काम किया है, बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ, और अपनी एक पहचान बनाई है, अपनी एक शिनाख्त बनाई है। लेकिन शिनाख्त बनाने के लिए और पहचान बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि जो जड़ें होती हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने वालिदैन के बारे में बताइए। देखिए, मेरे वालिदैन हमेशा कहते थे कि बुज़दिलों के साथ उठना बैठना छोड़ डालो। जब शेर के साथ रहोगे तो शेर की चाल सीखोगे। बहुत अच्छी बात है। जब बुज़दिलों के साथ रहोगे तो बुज़दिली सीखोगे। और आपके हाथ में है क्या लेना है आपको, कि बुज़दिली या ज़िम्मेदारी। ज़िम्मेदारी आएंगी तो हिम्मत आएंगी। मेरे वालिद साहब जनाब नज़ीर अहमद ख़ान नैयर साहब रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर थे और बहुत बड़े शायर। मेरे दादा महबूब नगर के शायर अब्दुल रज़्ज़ाक़ ख़ान साहब सौलत, माशाल्लाह, उनकी तरबियत में बैठा हूँ, उठा हूँ। हमेशा वही सिखाते थे कि कदम आगे बढ़ाओ, पीछे नहीं मुड़ो।
जी जी पीछे मुड़ने वाले बुज़दिल होते हैं, आगे बढ़ने वाले वफादार होते हैं। आगे बढ़ो, बताओ अपनी शनाख्त, अपने आप रिकग्नाइज़ करो, एक रोल मॉडल बनो ताकि पिछले वालों को सबक सीखे, वो देख सके हमारे सामने एक लीडर है। आज मैं उस सिटी का लीडर बनकर बैठा हूँ जी। माशाल्लाह से। मेरे बहुत लोग सपोर्टर्स हैं वहाँ पर, मेरा अपना फेसबुक है, मेरा अपनी बहुत एक कम्युनिटी है, एक रिकग्निशन है माशाल्लाह। मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ वहाँ पर कि मेरी फैमिली मेरे साथ है और बहुत सपोर्ट है मुझे अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, कोवर्कर से, और स्पेशल सपोर्ट है कि मेरे मेरे वाइफ और बच्चों से है ना, बहुत बड़ी हिम्मत है। जी 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 जी। तो अच्छा ये बताइए, एक तो एरोस्पेस इंजीनियर, दूसरे पॉलिटिशियन और तीसरे एंटरप्रेन्योर भी की हैसियत से भी आप कामयाब रहे हैं। तो अपने जो आपने कारोबार शुरू किया है उस बारे में कुछ बताएं। मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो दूसरों के लिए एक मकसद बन जाए, कि दूसरे लोग देखे जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वो लोग बताने के वास्ते मैं अपनी खुद एक अफसर इन्वेस्टमेंट्स कंपनी कायम किया हूँ। अफसर मेरे अम्मी का नाम है, उनके नाम से मैं शुरू कर रहा हूँ अफसर इन्वेस्टमेंट्स। माशाल्लाह इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी और सक्सेसफुल कंपनी है। मैं शुरू करा था उसको बिल्कुल कम पैसों से, स्पेशली लाइक $2 से, माशाल्लाह वो मिलियंस में है। बहुत अच्छी कंपनी है। और ये क्या है, मोटिवेशन है मेरे मेरे दोस्तों के लिए, और जी जो जी लोग नए लोग आ रहे हैं वहाँ पे, ये उनके लिए, ताकि हम सब मिलकर काम कर सकते, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं इंजीनियरिंग फील्ड में भी लीड लिया हूँ, पॉलिटिकल फील्ड में भी लीड लिया हूँ, बिजनेस फील्ड में भी लिया हूँ, फैमिली वैल्यूज़ में भी लीड लिया हूँ, कम्युनिटी में भी लीड लिया हूँ। तो मैं बहुत अपने आप को बहुत कंफर्टेबल समझता हूँ कि जी जी। मैं सबके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा ये बात बताइए कि बहैसियत पॉलिटिशियन, अगर आप इंडिया और अमेरिका का तकाबुल करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको कैसा लगता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया और यहाँ अमेरिका, की सियासत और वहाँ की सियासत के बारे में बता करें। वहाँ की अमेरिका की जो सियासत है उसमें क्या है कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है आपके फाइनेंशियल्स, और इंडिया में भी है, लेकिन वहाँ की जो रूल्स है बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। हर पैने का हिसाब होता है, ऑडिट होती है, उसके बाद क्लियरेंस होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं वहाँ पे। वहाँ पे लॉ है, लॉ के ऊपर कोई नहीं है। वहाँ पे लॉ सब के ऊपर है, लॉ के अंडर में सब आते हैं। जी जी। तो वहाँ पे कानून की बड़ी उसको बहुत मानते हैं। यानी कानून की हुक्मरानी है वहाँ। यस। जी जी जी। अच्छा चलिए, अब जड़ों की बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि अक्सर आप हैदराबाद आते रहते हैं, तो अमेरिका और हैदराबाद में क्या फ़र्क है और हैदराबाद में क्या तब्दीलियाँ आई हैं? मैं अमेरिका और हैदराबाद में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छी तहजीब है। यहाँ पे एक दूसरे को में मोहब्बत है और आपस में मिलते हैं जुलते हैं। और यहाँ का जो जो हैदराबाद का जो अक्सर है ना, खाने का जो रिवाज है बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक दूसरे की मतलब अहमियत है यहाँ पर, यानी मोहब्बत, मुरव्वत, हमदर्दी। बहुत 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 है। और ये तो इंडिया में है। और अमेरिका की लाइफ ऐसी लाइफ है कि बहुत बिजी लाइफ है। जी जी। सुबह गए तो शाम में, कोई शाम में आया तो सुबह में, मुलाकात हुई तो 3 दिन में, वरना हफ्ते में, हफ्ते में नहीं हुई तो महीने में। अच्छा उसके अच्छा। बाद जब नहीं हुई मुलाकात तो फिर ईदों में। अच्छा। ईदों में नहीं हुई तो ज़ाहिर बात है तो वो फाइनल जो होता है, जी हाँ, जी हाँ। बस ऐसे भी दोस्त है, बस अक्सर कब्रस्तान में ही मुलाकात होती जी जी। है। तो बस बहुत दूर दूर लोग हैं। मतलब जब मैं चाहता हूँ कि लोग जब जिंदा है उनके करीब होना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। जी जी। मेरे वालिदा कहते थे कि बच्चे देखो बेटा, इस दुनिया में ऐसा काम करो ताकि जन्नत तुम्हें तलब करे, ऐ अल्लाह इस बंदे को मेरे पास भेजा। तो मैं भी वही उस फार्मूले के ऊपर हूँ। वो मेरे अम्मी के जो बताए ना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फार्मूला है। और मैं उसी के ऊपर टिका हुआ हूँ कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि मतलब कि लोगों को खुशी से, मतलब कि लोग याद करें। बहरहाल बहुत ही प्यारी बात आपने कही है, अम्मी का जिक्र किया है आपने। और ये नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि मेरे हुस्न सुलूक का हकदार कौन है, माँ है या बाप है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारा बाप। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि माँ की क्या अहमियत होती है। और रियाज अहमद ख़ान इंजीनियर ने जिस अंदाज़ में अपनी माँ का जिक्र किया है, हम उन्हें सलाम करते हैं कि और ये उम्मीद करते हैं कि हर बेटा अपनी माँ को याद करे, अपने बाप को याद करे, क्योंकि
बाप भी कोई मामूली शख्सियत नहीं होती। बाप की दुआ के बारे में कहा गया है कि बाप की दुआ तो पैगंबर की दुआ होती है। तो बहरहाल हम यही दुआ कर सकते हैं कि अगर जिसके माँ बाप यानी उनका साया सरों पर है तो अल्लाह ताला उनका साया हमेशा कायम रखे, और जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। तो बहरहाल आपने बहुत अच्छी बात की, और मैं समझता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं उन्हें अपनी माओं की यादें भी दिला दी हैं, आपने यादें ताज़ा कर दी हैं। तो बहरहाल एक सवाल ये करते हैं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आपकी ज़िंदगी में अहम जो मोड़ लाया है वो कौन सी शख्सियत है, क्या माँ है या बाप है, तो आप किसको इसका क्रेडिट देंगे? देखिए, मेरे नज़रों में मेरे वालिद, मेरे वालदा ऐसे हैं कि दो आँख हैं, लेफ़्ट और राइट, मेरे लिए दो ही बराबर हैं। लेकिन मेरी माँ को मैं इसलिए हमेशा अपने क़रीब रखता हूँ कि उनकी दुआएं हमेशा दुआ देते थे, और मेरे वालिद हमेशा मेरे साथ रहते थे, वो दुआ को सुनते थे। एक दुआ दे रहे थे, एक दुआ सुन रहे थे। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो अपने भाइयों के बारे में क्या ख्याल है आपका? हम लोग 7 भाई है, हमारी बड़ी अच्छी माशाल्लाह बहुत अच्छी बड़ी फैमिली है, और हम 6 भाई अमेरिका में रहते हैं, और मेरे एक बड़े भाई यहाँ पर डॉक्टर नियाज़ अहमद ख़ान सैप किडनी सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर है, और वो फाउंडर भी है, वो यहाँ पर है। तो उनकी दुआएं हैं, हम सब इकट्ठा है और आपस में मिलकर रहते हैं। और हमारे लिए ये भाइयों के अलावा भी जो भी शख्स हमसे मिलते हैं, हम आपस में रहते हैं, हम भी उसको अपना खुद भाई समझते हैं। बहुत बड़ी अच्छी बात यह है कि हम आपस में एक दूसरे को जहाँ पर भी जाओ साथ मिल के जाते हैं। कि ऐसा दिखता है कि हम एक रोल मॉडल है दूसरों के लिए, और दूसरे लोग भी जब देखते हैं हम सब भाई इकट्ठा है, सब मिले हुए हैं, आपस में हंसते बोलते हैं, तो वो लोग भी अपनी हमारी तरह वो लोग भी ऐसे करते हैं। तो इस तरीके से एक फैमिली, दो फैमिली, कई फैमिली मिलके हम लोग एक कम्युनिटी बनाए हैं। तो हमारे 7 भाई के अलावा भी हमारे 3 बहन हैं, माशाल्लाह से हमारे 3 बहन भी है, और एक डॉक्टर वहाँ पर अमेरिका में रहते हैं, और 2 यहाँ पर है। और माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत मेरे बहन भाई हम सब मिले हुए हैं आपस में, और मेरी फैमिली भी है मेरे साथ ही है, मेरी वाइफ और मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह हम सब आपस में मिलजुल के अच्छा बहुत खुश हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि हैदराबाद में आपने क्या तब्दीली देखी है, ख़ास तौर पर तालीमी शोबे में? हैदराबाद में यहाँ पर काफ़ी कॉलेजेस खुल गए हैं, स्कूल्स खुल गए हैं। यहाँ पर जितने स्कूल्स कॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कंपटीशन बढ़ गया है यहाँ पर। और तकरीबन यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, स्टेट रैंक्स लेके आ रहे हैं। जब मैं आज से 35 ईयर्स पहले यहाँ पर था हैदराबाद में, जब बहुत मुश्किल था, अब आसानी आ गई है यहाँ पर। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हर कोई टॉप रैंकर में है, इसका नाम बहुत खुशी हो रही है। यहाँ के माँ बाप अपने बच्चों के साथ लगे हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस एक ही चीज़ का ये है यहाँ पर इस दुनिया में, बस ये जब से सेल फ़ोन आ गए हैं, उसमें बहुत बच्चे लोग यहाँ पर बहुत उसके अंदर इंगेज हो गए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनके माँ बाप को बताए, बच्चों मतलब माँ बाप अपने बच्चों को बताना चाहिए कि उसके अच्छी चीज़ क्या है और उसकी वो क्या, मतलब नेगेटिविटी तो बहुत है उसके ऊपर और अच्छाई भी है। और बस एक ही चीज़ ये है कि माँ बाप उनके बच्चों के साथ स्क्रीन टाइम सेटअप करें, तो हो सकता है कि और अच्छे रैंक्स आए स्कूलों में यहाँ पर। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी जैसे कि हैदराबाद की तालीमी तरक्की की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि फ़िल वक्त आप देखिए कि अगर हालिया अरसे के दौरान एक 4-5 दिन पहले हम देखते हैं कि जब नीट के बेस पर जब MBBS या मेडिसिन की जो सीट्स हैं या आयुष की जो सीट्स हैं उसका अगर जिक्र करें, तो इस मरतबा हर साल तो वैसे भी माशाल्लाह से अच्छा रिज़ल्ट आते हैं, और मुस्लिम लड़कियाँ जो हैं वो अब इस मरतबा 862 मुस्लिम लड़के लड़कियों को फ्री एडमिशन मिला है MBBS में। ये बहुत बड़ी बात है हैदराबाद के लिए, और मैं समझता हूँ कि रियासत तेलंगाना के अलावा किसी रियासत में इस कदर मुस्लिम बच्चों को एडमिशन नहीं मिल सकता। ये बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन जब खिदमत की बात आती है या सर्विसेज की बात आती है, कम्युनिटी सर्विसेज की बात आती है, तो आप ये बताइए कि आपने तो पहले तो रिलीजियस फ्रीडम के लिए भी काम किया है, कम्युनिटी ग्रोथ के लिए काम किया है, तो कम्युनिटी ग्रोथ के लिए क्या काम किया है आपने? मैं कम्युनिटी ग्रोथ के लिए ये काम किया हूँ कि डिफरेंट मतलब मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स को मैं सबको जमा करा हूँ और कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया हूँ। जैसे ईद के इवेंट्स होते हैं, ये सबको, जिसमें मुस्लिम्स को भी नॉन मुस्लिम्स को बताया हूँ कि हमारे वैल्यूज़ क्या है, आपके वैल्यूज़ हमको शेयर मतलब कॉमन वैल्यूज़ शेयर करने के ऐसे बुलाऊँ। और काफ़ी मज़हब के लोग भी बहुत मुतासिर होते हैं हमारे इस्लामिक वैल्यू जब देखते हैं। एक हम भी एक रोल मॉडल हैं,
तो इत्तेफाकी बात यह है कि मैंने काफ़ी स्कूल्स भी वहाँ पे शुरू करा, वहाँ पे इस्लामिक स्कूल भी है वहाँ पर, और काफ़ी मसाजिद भी खोला हूँ। और अक्सर मैं एज ए लीडर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मस्जिद, मंदिर, ये गुरुद्वार में जाकर अपने आप को मतलब मैं उन लोगों से मिलता हूँ और बताता हूँ कि हमारे भी वैल्यूज़ ये है। हम यानी आप लोगों को मिलाने का काम करते हैं, एक छत तले जमा करने का काम करते हैं आप। यकीनन। जी जी। तो कामयाबी मिलती है आपको? इससे देखिए कि बात यह है कि काफ़ी लोग मेरे साथ मिलकर काम करते हैं, उनको जब सच्चाई मालूम होती है तो यकीनन वो साथ बैठ के बात करते हैं, काम करते हैं। हम उनके इवेंट्स में जाते हैं, वो हमारे इवेंट्स में आते हैं। लेकिन बात यह है कभी भी ऐसा नहीं होता है। इस बार पिछले 10 साल से मैं सबको मिला कर चलता हूँ। हमारे सिटी का जो मेयर है स्पेशली ईद की हर इवेंट में मौजूद है। बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक प्रोग्राम आमने सामने का सवाल है, हम अपने इख्तिताम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारी रिवायत रही है कि हम अपने मेहमान से एक मैसेज लेते हैं प्रोग्राम के आखिर में। तो मैं चाहूँगा कि रियाज़ अहमद ख़ान इंजीनियर जो हैं वो हमारे जो नाज़रीन हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उन्हें मैसेज दे और उन्हें बताएं कि अमेरिका और हिंदुस्तान में या ख़ास तौर पर हैदराबाद में जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उस सिलसिले में वो क्या कहते हैं और क्या मैसेज देते हैं। मेरा एक ही मैसेज है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी दुआएं लो। जी जी। वही सबसे बड़ी एक नेमत है इंसान के लिए। माँ बाप की दुआएं इंसान के सामने एक शील्ड बन के आती है। मेरी वालदा फिर से कहती थी, बेटे मेरी दुआएं हैं तुम्हारे लिए, सबके लिए जो इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं उनके वास्ते एक शील्ड है। माँ बाप की दुआएं लिया करो, उनकी इज़्ज़त किया करो, उनके ज़रूरत में जो भी हो सकता है काम किया करो। और यहाँ पे जो फैमिलीज़ है और वहाँ पर जो फैमिलीज़ है, मेरा एक बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है, एडवाइस फ्री है, ले सकते हैं ना ले सकते हैं। ये जितने शादी यहाँ पर हो रहे हैं और वहाँ पर हो रहे हैं, मेरा एक ही एक मशवरा है कि जो हिंदुस्तान में है कि हिंदुस्तान के में ही हिंदुस्तानियों से शादी होना चाहिए। कोई अमेरिका में है तो अमेरिकन वहाँ के लोगों में शादी होना चाहिए। ये जब आपस में जब ये मिलते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत सक्सेसफुल रेट तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है। मैं तो अमेरिका में मैं देख रहा हूँ कि हर दूसरे दिन ये मुसीबत आती है। इसलिए वजह यह है कि यहाँ पर जो बड़े हुए हैं, वहाँ पर जो बड़े हुए हैं, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। जी। मैं चाहता हूँ कि वहाँ के लोग वहाँ होना चाहिए, यहाँ के लोग यहाँ होना चाहिए। और मेरी अच्छी सी बात यह है कि लोग समझते हैं कि मैं चल तो चला गया, पिछले 33 ईयर्स से वहाँ पर हूँ मैं। मेरा जो अपना ओन एक्सपीरियंस है कि हर एक को चाहिए कि हायर स्टडीज़ के लिए, चाहे अमेरिका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इन्हीं कंट्री को जाइए आप, लेकिन जाइए हायर स्टडीज़ करने के बाद में 2 साल एक्सपीरियंस लेके फिर वापस आ जाइए। ये मेरा मैसेज ये है कि बिल्ड इंडिया, मेक इंडिया एंड बी हैप्पी इन इंडिया। इंडियंस के लिए ख़ास तौर पे मेरी ये गुजारिश है कि जो भी बच्चा जा रहा है, जाइए, सिर्फ पढ़ने के लिए जाइए, उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस लिए और वापस आके अपने रिश्तेदारों में खुश रहिए। ये मेरा मैसेज आप लोगों के लिए। शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये मैसेज ही नहीं बल्कि दुआ भी है, दरख्वास्त भी है, इल्तिजा भी है। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।